Hello children, today we will do chapter 7, A Visit to Cambridge. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. A visit to Cambridge. ये एक मीटिंग है दो ऐसे पर्सन की जो बहुत ही ख़ास है एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी वॉज फिरदौस कांगा. ये उनकी और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, इन दो लोगों की मीटिंग के बारे में इसमें दिया गया है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. तो ये दो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल के बीच की मीटिंग है जो कि दोनों ही डिसेबल्ड थे, अयोग्य थे, शरीर में कुछ उनके अयोग्यता थी. स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. राइटर क्या बोलते हैं फिरदौस कांगा कि स्टीफन हॉकिंग हम उनके समय में मीन्स हमारे समय के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे. ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैन कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर. और वो किस से पैरालिसिस से वो सफ़र कर रहे थे. उनको पैरालिसिस था उनकी बॉडी में जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर थे. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. और वो किस तरह से बोलते थे, वो उनके व्हील चेयर पे बटन लगे हुए थे कंप्यूटर पे. वो जो उनको बोलना होता था क्योंकि वो पैरालाइज थे जिस वजह से वो बोल भी नहीं पाते थे, तो वो कंप्यूटर पे बटन दबाकर उनको जो बोलना होता था वो उस पर लिख कर बताते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं. एक तरह से वही मशीन उनकी आवाज़ थी. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस कांगा एक राइटर थे और एक जर्नलिस्ट थे जो कि मुंबई में रहते भी थे और वहीं काम भी करते थे. कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्राइटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. कांगा जब पैदा हुए थे तो उनकी हड्डियाँ बहुत ही नाजुक थी. इतनी नाजुक हड्डी थी जो कि जिसकी प्रवृत्ति कैसी थी, टेंडेड मीन्स प्रवृत्ति, वो आसानी से टूट जाती थी. लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. और हॉकिंग की तरह कांगा भी व्हील चेयर पर ही घूमते थे. The two great men exchanged thoughts on what it means to live life in a wheelchair and how the so-called normal people react to the disabled. तो ये जो दो महान व्यक्ति थे, इन लोगों ने आपस में बैठ के अपने थॉट्स एक्सचेंज किए कि उनके व्हील चेयर पे रहने की वजह से उनकी लाइफ कैसी है और वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं. और ये भी उन लोगों ने एक्सचेंज किया, ये भी थॉट कि हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, जो कि नॉर्मल पीपल कहे जाने वाले लोग हैं, वो डिसेबल्ड को देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज that when I left it had become altogether
something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज एक तरह से वो इंग्लैंड का सबसे ही अच्छा, सबसे ही जैसे उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंग्लैंड का एक शहर था। एक तरह से इंग्लैंड की खूबसूरती बढ़ा देता था कैम्ब्रिज। एंड इट वॉज स्ट्रेंज देन व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। और ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि जब राइटर कह रहे हैं जब मैंने उसको छोड़ा था तो ये जो है दोनों मिलकर और कुछ बन गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। क्यों ऐसा कुछ और हो गया था दोनों मिलकर? क्योंकि वो वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो कैम्ब्रिज में जब वो वॉकिंग टूर कर रहे थे, जब वो वहाँ से पैदल चलकर वो कैम्ब्रिज को विज़िट कर रहे थे, तो वहाँ का जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में मेंशन किया, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। क्या बताया? पुअर मैन। पुअर मैन मीन्स बेचारा आदमी, यहाँ गरीब नहीं, बेचारा। हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब डिसेबल्ड हो गया है, मीन्स लाचार हो गया है। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। वैसे तो वो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी बन गए, जो उनकी आइजैक न्यूटन जिस चेयर पे बैठते थे, जिस पोस्ट पर थे, उस पोस्ट को अब स्टीफन हॉकिंग संभाल रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और फिर वो राइटर फिरदौस कांगा सोचते हैं, फिर वो शुरू कर दे कि क्योंकि वो भूल गए थे कि यहीं पर इतने मोस्ट ब्रिलियंट और पूरी तरह से पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स खगोल वैज्ञानिक, जो कि स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं या उनके बारे में डील करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर रह चुके हैं, और ये बुक उनकी बहुत बड़ी बहुत ही अच्छी बुक्स में से बिकी थी, बहुत ज़्यादा इस बुक की बिक्री हुई थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो घूम रहे थे, घूमते हुए गाइड ने उनको बताया कि स्टीफन हॉकिंग कौन थे। वो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी थे। आइजैक न्यूटन जिस चेयर पर थे, जिस पोस्ट पर थे यूनिवर्सिटी में, उसी पोस्ट को अब स्टीफन हॉकिंग संभाल रहे थे, और जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट थे और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर भी थे, जो कि उनकी बेस्ट सेलर्स में से एक थी बुक। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth. तो जब उनकी वॉकिंग टूर पूरी हो गई, वो झट से फ़ोन बूथ पर गए और एक तरह से तार को खींचते हुए उसको अपने साइड में ले आए और स्टीफन हॉकिंग्स के घर में फ़ोन किया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. और उधर से फ़ोन किसने रिसीव किया? स्टीफन हॉकिंग की असिस्टेंट ने लाइन पर थी, और
फिरदौस कांगा ने उनको बताया, वो कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. और मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ, मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं ब्रिटेन के यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो वो बोलते हैं कि मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ. 10 मिनट का ही वो टाइम मांगते हैं, बट उनको आधे घंटे का, वो जो असिस्टेंट था वो कहता है कि ठीक है, आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, 3:30 से 4 o'clock तक के बीच का. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. तो जब उनको वो असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, 3:30 से 4 बजे तक के बीच में आप मिल सकते हैं स्टीफन हॉकिंग से, तो अचानक वो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव. तो जब आप एक तरह से डिसेबल्ड रहते हैं और उस समय उन लोगों से बहुत ही फेडअप हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जो बार बार आपको ये बोलते हैं कि ब्रेव बनो, बहादुर बनो. एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज. then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तो जब आप पहले तो जो बार बार आपसे ये बोलता है कि बहादुर बनो, तो ऐसे लोगों से चिढ़ हो जाती है. और वहीं जब आप अपने ही जैसे लोगों को देखते हैं, उनके अचीवमेंट को देखते हैं, तो आपके अंदर आप बहुत ही स्ट्रोंगर हो जाते हैं. ठीक है, वो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखकर आप भी बहुत अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं. और then you know how much is it's possible and you reach out further than you ever thought you could. और तब आप ऐसा सोचते हैं कि ये कितना संभव है कि आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं. यदि आप ठान लें, यदि आप सोच लें, तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जहां आप सोचना चाहते हैं. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो उस पर कंप्यूटर वॉइस से उनको आवाज़ आती है और राइटर को, आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं हूँ, और मेरे पास कोई भी ऐसे चॉइस नहीं है. ये कौन कहता है? स्टीफन हॉकिंग बताते हैं अपने बारे में कि मैं ब्रेव नहीं हूँ. कंप्यूटर वॉइस से आवाज़ आती है. Surely I wanted to say, lying creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. तो स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, ठीक, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. तो राइटर बोलते हैं, श्योरली आई वॉन्टेड टू से, लाइंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रिटी बॉडी वॉज अ चॉइस. तो वो बोलते हैं कि सही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बॉडी बिखर गई है, उसकी क्या चॉइस हो सकती है. सच्चाई तो यही है
जिसकी बॉडी बिखर चुकी है, जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, तो उसकी क्या चॉइस हो सकती है? बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड देयर ही वॉज। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही गिल्ट फील करता हूँ और मुझे बोलने के लिए बहुत ही, कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए मुझे बहुत ही फोर्स लगाना पड़ता है। और वो जो स्विच था कंप्यूटर का, उस पर वो टाइप कर रहे हैं और वो वर्ड ढूंढना चाहते हैं जो वो कहना चाहते हैं। और कंप्यूटर पे जैसे टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। तो वो आसपास के जितने बटन हैं उसमें से जो वो बोलना चाहते हैं, उस वर्ड को, उस अक्षर को खोज रहे हैं, वो वर्ड बनाना चाह रहे हैं, बट उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। और अपना हाथ इधर से उधर, लेफ़्ट के साइड में मूव कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर पे, फिर जो उनकी जो बिल्कुल फिंगर्स डल हो चुकी है, जो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, उससे वो लिखना चाह रहे हैं, बट उनको वो अक्षर नहीं मिल पा रहा है। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। इस तरह करते समय अक्सर क्या होता है कि उनकी आंखें क्या हुई, बंद हो रही थी फ्रस्ट्रेशन के कारण। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और मैं उनके अपोजिट साइड में बैठा था, एंड सिटिंग अपोजिट हिम, उनके अपोजिट साइड में बैठा था। राइटर बोल रहे हैं कि उनके अपोजिट साइड में बैठा था, और मैं ऐसा फील कर सकता हूँ कि आपका माइंड बहुत ही एक्टिव है, वाइब्रेंट है, और कई थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, और वो आप बोलना चाह रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। बहुत से लोग कहते हैं कि जो कि डिसेबल्ड पीपल हैं वो अक्सर क्या होता है, अनहैप्पी होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। तो ये बात राइटर पूछते हैं। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि ये मेरे साथ सही नहीं है, ये सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर से मुस्कुराते हैं? ये राइटर उनसे सवाल कर रहा है स्टीफन हॉकिंग से, कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि डिसेबल्ड पीपल अंदर से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर से हंसते हैं? पूछने के बाद अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तो वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़राब है जब लोग आपको आश्रय देते, आपको की सहायता करते हैं, आपको सहारा देते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? फिर फिरदौस कांगा दूसरा सवाल करते हैं, और आपको क्या लगता है कि जब मेरे जैसे लोग, वो अपने पर ले जाते हैं, मेरे जैसे लोग आप से आकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्या आप उस समय बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने काम को लेकर, काम के बीच में? द आंसर फ्लैश्ड यस। तो स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं? हाँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हैं। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो फिर फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैं जानता था कि बिना किसी सेंटिमेंटल के, बिना किसी सिली क्वेश्चन जवाब के, मैं एक टक उनको देखता रहा, और वो मुझे विश्व के, वर्ल्ड के सबसे अच्छे, सबसे सुंदर आदमी लगे। A first a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph। जो उनकी पहली झलक थी ना, वो बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से एक
फोटोग्राफ जैसे लग रहे थे, एक स्टिल फोटोग्राफ जैसे लग रहे थे. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न थ्री डायमेंशनल. जो भी उनकी मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में पिक्चर्स होती थी, उनको देखकर जब सामने से उनको देखा, उनकी पहली झलक मैंने देखी, तो वो मुझे 3D में टर्न होती नज़र आई. देन यू सी द हेड twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt. जब उनको देखा तो क्या हुआ, उनका जो सर था वो एक साइड में बिल्कुल लटका हुआ था. जो ऊपर बॉडी का जो ऊपरी पार्ट था वो, उसमें पेट एकदम अंदर धंसा हुआ और डल सी ब्लू शर्ट में था. दी वेस्टेड लेग्स, उनके जो पैर थे वो ख़राब हो चुके थे. वो यू लुक एट हिज आइज़ विच कैन स्पीक, आप उनके आइज़ को देख सकते हैं जो कि वो बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं. एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो बहुत ही बड़ी चीज़ हो, बहुत ही अर्जेंट चीज़ हो. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बहुत कठिन था कि वो क्या कहना चाहते हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन आप ये सब देख के बिल्कुल शेक हो जाते हैं, बिल्कुल कांपने लगते हैं, क्योंकि आप यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं. मतलब ऐसे पर्सन को देखना जो पैरालाइज्ड है, जिसका सर लटका हुआ है, जिसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं, पेट बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है, और उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता है वो काफ़ी कुछ कहना चाहती हैं बट कह नहीं सकती हैं. तो ऐसे सारे सीन देखकर लगता है, ऐसे सब देखकर लगता है कि आप बिल्कुल कांप जाएंगे. और क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ देखी जाएगी जो कि कभी ना देखी हो, ना कभी कोई सोच सकता है. बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. क्या होता है जब आप लालटेन जलाते हैं तो वो दीवार पर भी जो जैसे like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. लालटेन की जो वॉल होती है, जो शीशा होता है, वो बहुत ही थिन होता है और उसके अंदर वो लाइट जलती रहती है, रोशनी दिखती है बाहर तो वो लाइट जलती रहती है. इनकैंडिसेंस मीन्स इनर ग्लो ऑफ लाइट, अंदर की जो चमक है, अंदर की जो लाइट है. उस आदमी में, स्टीफन हॉकिंग में वही चीज़ नज़र आ रहा था. जैसे लग रहा था उनके फेस पर इतना ग्लो था, उनका जो शेडो था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो इतना चमकता हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे लालटेन जैसे ऑन है और उसमें से जैसे बाहर रोशनी आती है, बाहर चमक रहती है, उसी तरह से उनको भी देख के लग रहा था कि जो चमक है वो उनके चेहरे पर दिख रही थी, उनके अंदर की चमक दिख रही थी कि वो कितने महान और कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं. The body almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. वैसे तो उनकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से व्यर्थ हो चुकी थी, पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन जो एक होता है ना, उनकी जो परछाई थी, उनका जो शेडो था, उनका जो ऑरा था, वो इतना चमक वाला था कि बिल्कुल अच्छा कर देता था. सो दैट आई, नो बिलीवर इन eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory. ये वो चीज़ थी जो हर किसी के अंदर होती है, जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो हर किसी के अंदर होती है. लेकिन हम सब में वो चीज़ हम जानते हैं कि दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, और हम जानते हैं कि वो हम में से हर किसी में वो चीज़ होती है, और एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, और सभी कुछ होता है बट जो एक
ऑरा होता है, जो एक अंदर का व्यक्तित्व होता है, वो एक तरह से वो चमक के वो हर किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं देगा। वो एक तरह से चमक के वो चमक उनके अंदर दिख रही थी। लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही अच्छी उनकी सोल है, उनकी आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत ही पवित्र है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरदौस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आप ऐसे डिसेबल्ड होने के कारण होने पर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? What do you think is the best thing about being disabled? डिसेबल्ड होने का सबसे बेस्ट थिंग क्या होता है? I don't think there is anything good about being disabled. स्टीफन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ अच्छी होती होगी डिसेबल्ड के बारे में। तो आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ड। उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फिरदौस का कि मैंने सोचा और कहा कि यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ड। क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे विश्व में कितनी दयालुता है? Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो स्टेफन कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा हाँ कि इस विश्व के अंदर कितनी दयालुता डिस्कवर हुई है, कितनी बढ़ी है, कितनी बनी है। तो कहते हैं हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। ये एक तरह से उनके लिए डिसएडवांटेज है कि वो अपने वॉइस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना जो मैसेज है वो उसका कोई उसको मोड़ नहीं दे पा रहे हैं, उसमें ना कोई शेड है, ना कोई टोन आ पा रहा है। और एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी। और मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितने खुश होकर कोई बात कहना चाहता हूँ या कितना मैं किसी से कितना अग्री हूँ, कितना सहमत हूँ उसकी बातें सुनकर। ये मैं उत्सुकता नहीं दिखा पा रहा हूँ। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हमेशा मैं अपने चेयर को शिफ्ट करता रहता हूँ और जो मैंने वॉच बांधी है रिस्ट पर उसमें टाइम देखता रहता हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। मैं क्या चाहता हूँ, ये सारी बातें स्टीफन बोल रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि 30 मिनट्स का काउंट होना चाहिए। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तो स्टीफन कहते हैं कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, बहुत ही रिलीफ फील करता हूँ कि मेरी बॉडी में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी ज़िंदा दिली होने की, कि मैं अंदर से कितना खुश हूँ, मैं कितना ज़िंदा दिल हूँ, ये होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इससे मुझे रिलीफ मिलती है। और हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैट आई वुड नेवर वॉक। और ये बहुत ही छोटा सा मैटर है कि मैं कभी चल नहीं सकता और ना ही कभी खड़ा हो सकता हूँ। आई टोल्ड हिम how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? फिरदौस कांगा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। तो वो पूछते हैं कि आप के ऊपर ये ठप्पा लगा है कि आप मेरे लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन पर्सन रहे हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या ये थॉट आपके लिए कुछ मदद कर सकती है? तो वो कहते हैं नो, ही सेड नो एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क।
तो जब उनके इस क्वेश्चन पे स्टीफन नो का आंसर देते हैं, नो रिप्लाई करते हैं, तो फिरदौस कांगा सोचते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. फिर आगे स्टीफन कहते हैं कि जब आपकी बॉडी क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, बहुत ही सफोकेटिंग सी जगह हो, कोई रूम हो और उसकी दीवारें दिन पर दिन द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और उसकी दीवारें जो है दिन पर दिन नैरोअर होती जा रही हैं, बिल्कुल ख़राब होती जा रही हैं। इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो ये बहुत ही अच्छी बात अच्छा नहीं लगता ये जानते हुए कि बाहर के लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, साथ साथ ये भी एडमायर कर रहे हैं कि इसमें भी आप सांस ले रहे हैं अभी तक। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कांगा का रहता है, फिरदौस जी का रहता है कि क्या आप डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो कि उनकी लाइफ को बेटर बनाने में मददगार साबित हो। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। स्टीफन कहते हैं कि उनको उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वे बहुत अच्छे हों। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते हैं स्टीफन कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं उस पर अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है, उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई नो what you mean. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है, what you mean. मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं स्पेनिश गिटार प्ले करना सीख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि स्पेनिश गिटार को बजाऊं, और वो करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया। एंड फिर किस तरह से ग्लीफुली मीन्स वेरी हैप्पीली, खुशी खुशी मैंने एक ही रात में उस गिटार को तोड़ दिया, अनस्ट्रिंग्ड, उसके तार निकाल दिए। The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. हाफ एन आवर से हो चुके थे और फिरदौस कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी आपको परेशान किया, और आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। उन्होंने वो मुस्कुराए और उनको थैंक यू बोले। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। फिर स्टीफन उनको फिरदौस से कहते हैं कि रुको, कुछ चाय पियो, चाय वगैरह पियो और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। उनका गार्डन जो था वो कैसा था, पार्क्स की तरह बहुत ही बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। स्टीफन हॉकिंग हर एक कॉर्नर पे जा रहे थे, रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटोराइज्ड व्हील चेयर। उनका जो व्हील चेयर था मोटोराइज्ड, उससे पूरे हर एक कोने पे वो घूम रहे थे। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं उसको टाल रहा था, मैं उससे दूर रह रहा था। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि सन ने हमें साइलेंट कर दिया था। मीन्स जो उनके कंप्यूटर पे लेटर्स थे वो बहुत ही एक जो सूरज की रोशनी थी, सूरज की चमक से बहुत ही डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी, स्क्रीन उसका गायब हो गया था।
An hour later, we were ready to leave. लगभग 1 घंटे बाद हम लोगों ने वहाँ से जाने को सोचा. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं. ना मैं उनको किस कर सकता था, ना मैं रो सकता था. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनको शोल्डर को टच किया और अपने व्हील चेयर पर बाहर निकल गया. I looked back and I knew he was waving though he wasn't. मैं जब पीछे देखा तो मैं जानता था कि वो वेविंग कर रहे होंगे, मीन्स हाथ हिला रहे होंगे. दो ही वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था. वॉचिंग हिम, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर so many years alone, I knew that my journey was over for now. तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद हाथ दिखाएंगे मुझे या हिलाएंगे हाथ, बट ऐसा कुछ नहीं था. उनको मैं देखता रहा. उनको देखकर वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मेरे अंदर एक जो बहादुरपन का, स्ट्रांग होने का अवतार हुआ. और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया. द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन. और ये एक ऐसे थे जो कि मैंने इतने सालों में किसी पर बिलीव किया. आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. और मैं जानता था कि मेरी जर्नी अब यहाँ पर ओवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी. थैंक यू.